हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक सैनी अपने यूट्यूब चैनल ऑप्टिमल लर्निंग पर आपका स्वागत करता हूं। और अपने पिछली क्लास में पंचायती राज चल रहा था, तो उसके अपने को आर्टिकल्स वगैरह देखने हैं आज। और अभी राजस्थान पंचायती राज के चुनाव भी हो रहे हैं, जो करीबन 3800 कुछ ऐसी ग्राम पंचायतों के चुनाव होने हैं। और पहला चरण 28 तारीख से, इसी महीने की 28 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो अपन आर्टिकल्स देखेंगे कि अपने कौन कौन से आर्टिकल्स बाकी थे। मैंने आपको ग्राम पंचायत जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। तो हम इनके आर्टिकल्स वगैरह देखेंगे कि इनके आर्टिकल्स वगैरह में क्या क्या है और किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 243। ये आपको कई बार मैं बता चुका हूँ कि अनुच्छेद 243 के अंदर पंचायती राज का गठन या प्रावधान, ठीक है। तो इसके बाद में बात करेंगे अनुच्छेद 243A। मैं आपको ग्राम सभा के बारे में बता चुका हूँ कि अनुच्छेद 243A के अंदर ग्राम सभा का गठन किया गया है या इसका प्रावधान है। या प्रावधान अनुच्छेद 243A के अंदर ग्राम सभा का गठन किया गया है, या ऐसे बोल दो कि ग्राम सभा का इसमें प्रावधान है। सबसे पहले देखेंगे कि ग्राम सभा 2000 के अंदर, सबसे पहले ग्राम सभा का सन 2000 के अंदर ग्राम सभा का गठन किया गया। और ग्राम सभा लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी संवैधानिक इकाई। ठीक है। अनुच्छेद 243A जिसमें ग्राम सभा का प्रावधान है। और सबसे पहले 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर ग्राम सभा का गठन किया गया और लोकतंत्र की सबसे छोटी संवैधानिक इकाई है ग्राम सभा। तो इसके बाद में अगला अनुच्छेद देखेंगे। अगला अनुच्छेद है 243D। इसके अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज, अनुच्छेद 243B के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया है या उसका प्रावधान है। इसके बाद में अनुच्छेद 243D, 243C के अंदर ऐसा कुछ विशेष नहीं है। अनुच्छेद 243D, अनुच्छेद 243D के अंदर राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं में, या अनुच्छेद 243D के अंदर पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान है।
अनुच्छेद 243 डी के अंदर पंचायती राज संस्थाओं को आरक्षण दिया गया है इसमें, कि इसमें ओबीसी का, एससी का, एसटी का और सबसे महत्वपूर्ण महिला का। तो इसमें ओबीसी, एससी, एसटी और महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला को। तो हम महिला आरक्षण की बात करेंगे तो 27 अगस्त 2009 27 अगस्त 2009 से महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया गया है इसमें। कितना? 50%। ओबीसी का, एससी का, एसटी का और महिला का आरक्षण का प्रावधान है पंचायती राज संस्थाओं में अनुच्छेद 243 डी के अंदर। और ये जो महिला आरक्षण है 27 अगस्त 2009 से महिलाओं को 50% आरक्षण है। कितना? 50% आरक्षण के भाई, अगर जैसे मान लो 9,800 कुछ ऐसी करके ग्राम पंचायतें हैं, तो उनमें से आधी ग्राम पंचायतों पर महिलाएं निर्वाचित होकर आएगी। जिला परिषद की हो, पंचायत समिति की हो और ग्राम पंचायत की हो, सभी सीटों पे 50% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। इसके आगे इसके बाद में देखेंगे अनुच्छेद ई, अनुच्छेद 243 ई। अनुच्छेद 243 ई के अंदर पंचायती राज संस्थाओं के अंदर इसका कार्यकाल कितना है? कार्यकाल तो पंचायती राज संस्थाओं में कार्यकाल है इनका 5 वर्ष, गठन से 5 वर्ष। अनुच्छेद 243 ई के अंदर कार्यकाल है पंचायती राज संस्थाओं का गठन से 5 वर्ष। इसके बाद में अगला अनुच्छेद ई के बाद में अनुच्छेद 243 एफ। इसके अंदर है सदस्यों की योग्यता, के पंचायती राज संस्थाओं के जो भी सदस्य होंगे, चाहे सरपंच हो, चाहे जिला परिषद सदस्य हो, पंचायत समिति सदस्य हो, इनके योग्यता पिछला जो चुनाव था ग्राम पंचायतों का या पंचायती राज संस्थाओं का, उनमें शिक्षा से संबंधित भी कुछ योग्यताएं थी कि 10th पास हो, उनके एक योग्यता थी कि घर में शौचालय होना चाहिए। तो वैसी सुविधाएं वैसी योग्यताएं, शिक्षा और एक थी शौचालय की, कि भाई जो भी उम्मीदवार होगा उसके घर में शौचालय होना चाहिए। तो ये ऐसी जो योग्यताएं थी वो हटा दी गई है। अभी देखें तो सिर्फ एक ही योग्यता है कि वह 21 वर्ष का होना चाहिए, वो 21 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद 243 एफ के अंदर योग्यताएं है और वो है कि 21 वर्ष का होना चाहिए, वही ये चुनाव लड़ सकता है। इसके बाद में अनुच्छेद 243 जी। अनुच्छेद 243 जी के अंदर है कि इनकी शक्तियां, पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियां, दायित्व और इनके प्राधिकार। अनुच्छेद 243 जी के अंदर इन पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियां, दायित्व और प्राधिकार दिए गए हैं। इसके बाद में अगला देखेंगे अगला अनुच्छेद 243 एच के अंदर है करारोपण की शक्तियां, पंचायती राज संस्थाओं की
करारोपण की शक्तियां, अनुच्छेद 243 एच, इसके अंदर है पंचायती राज संस्थाओं की करारोपण की शक्तियां। इसके बाद में अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद आई, अनुच्छेद 243 आई, इसके अंदर है आई, इसके अंदर राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है, तो राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं राज्यपाल। कौन करता है गठित? राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। और आपको बता दूं कि राज्य वित्त आयोग के अंदर, ये राज्य वित्त आयोग को अपन यही इसी में पढ़ेंगे। तो राज्य वित्त आयोग में सबसे पहले देखते हैं कि गठन राज्यपाल करता है, और अभी तक 5 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। 5 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। तो 5 वित्त आयोग के अध्यक्ष और ये कब कब गठित किए गए थे, इनके बारे में देखेंगे। तो पहला वित्त आयोग था, वो गठित किया गया था कृष्ण कुमार गोयल के नेतृत्व में। पहला वित्त आयोग गठित किया गया था कृष्ण कुमार गोयल के नेतृत्व में, यानी कि ये जो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ये गठित किया गया था 1995 के अंदर, 1995 से 2000। पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो है कृष्ण कुमार गोयल। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा के नेतृत्व में गठित किया गया था, और ये गठित किया गया था 2000 से 2005। तीसरा वित्त आयोग के अध्यक्ष थे माणिक चंद सुराणा। ये थे 2005 से 2010। और चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे बीडी कल्ला। बीडी कल्ला ये था 2010 से 2015। और 5वें वित्त आयोग जो भी वर्तमान में चल रहा है, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर ज्योति किरण। डॉक्टर ज्योति किरण, और ये है अभी 2015 से 2020 अभी चल रहा है ये अपने। तो अब इसकी अपन देखेंगे कि 2015 से जो 20 में ये जो 5वां वित्त आयोग का गठन किया गया है, तो इसकी क्या क्या सिफारिशें रीत थी वो देखेंगे। पांचवा वित्त आयोग, 5वें वित्त आयोग के अंदर कहा गया कि राज्य वित्त आयोग राज्य का राज्य आएगा, राज्य आय का शुद्ध हिस्सा
ठीक है। पांचवें वित्त आयोग का सिफारिश से देखते हैं तो इसमें राज्य आयोग का शुद्ध हिस्सा लाभ का राज्य की जो एक आय है उसका शुद्ध लाभ का हिस्सा, तो देखेंगे कि जो जैसे मान लो 100% शुद्ध आय है राज्य की, तो इसका 7.182% राज्य की जो शुद्ध लाभ है या शुद्ध आय है उसका 7.182% हिस्सा पंचायतों को दिया जाएगा। यानी कि राज्य की शुद्ध लाभ या शुद्ध आय का हिस्सा जो 7.182% है वो पंचायतों को यानी पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाएगा। अब देखते हैं कि जिला परिषद को कितना दिया गया है, ग्राम पंचायत को कितना है और पंचायत समिति को कितना है। तो सबसे पहले देखेंगे जिला परिषद का हिस्सा इसमें। जिला परिषद का हिस्सा इसमें है 5% और पंचायत समिति का हिस्सा देखेंगे पंचायत समिति का हिस्सा इसमें है 20% और ग्राम पंचायतों का हिस्सा है इसमें 75%। यानी कि राज्य की शुद्ध लाभ का 7.182% हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाएगा विकास करने के लिए। तो इस 7.182% में से 5% हिस्सा, इसका 7.182% का 5% हिस्सा जिला परिषद को दिया जाएगा और इस 7.182% का 20% हिस्सा पंचायत समितियों को दिया जाएगा और इसी 7.182% हिस्से में से इसका 75% हिस्सा ग्राम पंचायतों को विकास के लिए दिया जाएगा। ये तो बात हुई यहाँ पे पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश की। इसके बाद में देखेंगे कि राज्य वित्त आयोग का गठन पांच वर्ष के लिए किया जाता है। कितना? राज्य वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है और जो राज्य वित्त आयोग के जो सदस्य हैं, राज्य वित्त आयोग इसके सदस्य और अध्यक्ष इनको निर्वाचित तो करते हैं राज्यपाल, और जब इनको हटाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर राष्ट्रपति के निर्देश द्वारा राज्यपाल द्वारा इनको हटाया जाता है। किस तरह? सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर और राष्ट्रपति के निर्देश पर। राष्ट्रपति के निर्देश पर और राज्यपाल द्वारा फिर इनको, जैसे सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है राष्ट्रपति को कि इनको हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए, फिर राष्ट्रपति निर्देश देता है राज्यपाल को कि इनको हटाया जाए या नहीं हटाया जाता है। इसके बाद में देखेंगे अनुच्छेद 243 आई हो गया। इसके बाद में अनुच्छेद है 243 जे। अनुच्छेद 243 जे के अंदर है लेखा अंकेक्षण।
अनुच्छेद 243 जे के अंदर है लेखांकन के पंचायती राज संस्थाओं का इनकी ऑडिट वगैरह की जाती है, तो इसका प्रावधान है अनुच्छेद 243 जे के अंदर। इसके बाद में अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। किसका? राज्य निर्वाचन आयोग का। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है अनुच्छेद 243 के अंदर। और राजस्थान के अंदर राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त थे अमर सिंह राठौड़। राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त थे अमर सिंह राठौड़। और वर्तमान के अंदर है प्रेम सिंह मेहरा। प्रथम राज्य निर्वाचन आयोग अमर सिंह राठौड़ और अभी वर्तमान के अंदर है प्रेम सिंह मेहरा। और इन राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। और इसके बाद में इनका कार्यकाल देख लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होते हैं ये और अध्यक्ष होता है, उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष के 65 वर्ष की आयु तक कार्यकाल है 5 वर्ष या 65 वर्ष, यानी 5 वर्ष पूरे होते हैं तो 5 वर्ष रहेंगे। और जैसे 5 वर्ष पूरे नहीं होते हैं, 65 वर्ष की आयु उनकी पूर्ण हो जाती है तो 65 वर्ष तक, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल रहता है। इसके बाद में अपना अंतिम अनुच्छेद रहता है, वो देख लेते हैं एक बार। और एक चीज़ और देख लेते हैं इनमें, राज्य निर्वाचन आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। किस तरह? सॉरी सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। कंफ्यूजन हो गया। सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य और अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। इसके बाद में अनुच्छेद 243 ओ, अनुच्छेद 243 ओ के अंदर है कि पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव होंगे उनका कोई भी मुद्दा या किसी भी तरीके की शिकायत न्यायालय के माध्यम से हल नहीं की जा सकती। तो एक तरीके से अपन ये देखते हैं कि न्यायालय का, ये न्यायपालिका का हस्तक्षेप, यानी कि पंचायती राज चुनावों में न्यायपालिका हस्तक्षेप रहेगी, उसका कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। इसके बाद में एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि ये अपने अनुच्छेद यहाँ समाप्त होते हैं। इसके बाद में कि एग्ज़ाम में पूछे जाता है कि 73वां संविधान संशोधन
जिस समय हुआ प्रधानमंत्री कौन थे? 73वां संविधान संशोधन, कई बार आता है ये एग्जाम में क्वेश्चन। 73वें संविधान संशोधन के समय तो उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। तेहत्तरवें संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, आता रहता है क्वेश्चन। और यहाँ अपने आज पंचायती राज समाप्त होता है और ये अनुच्छेद जो जितने थे वो, जैसे मान लो अनुच्छेद मैंने ए से लेके आपको ओ तक सारे पढ़ाए हैं और इनमें कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, यानी कि जो वित्त आयोग के बारे में था वो भी सारा बताया है। और ये जो राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ा है और एक वित्त आयोग पढ़ा है, ये अपन पूरा अगली क्लास में देखेंगे। ये अभी थोड़ा अनुच्छेद के हिसाब से मैंने आपको थोड़ा डिटेल वाइज बताया है, बाकी इनके बारे में अलग से पढ़ेंगे। और आज की अपनी यहाँ क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।